हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेन लियान को हेलियन वेई वेई के शब्दों के पीछे का असली मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि वह क्या सोच रही है। इसीलिए उसने जानबूझकर महामहिम के सामने उसकी प्रशंसा की थी। क्या वह उसे महामहिम से दूर रखने की कोशिश कर रही थी? ये सोचकर लेन लियान की नजरें गहरी हो गईं और उसने कहा, राजकुमारी, आप मेरी प्रशंसा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। पता चला कि लेन लियान जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। हेलियन वेई वेई के मन में उसके जैसे विचार नहीं थे। वह डेस्क के किनारे अपनी उंगली थपथपाते हुए एक मामले पर विचार कर रही थी। परसों कबीले की बैठक क्लैन मीटिंग में मेरे साथ चलो और पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे और हेलियन गुआंगियाओ के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में खुलकर बताओ। इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है। लेन लियान ने फिर से अपना सिर झुका लिया और उसका लहजा थोड़ा बनावटी था। कोई समस्या नहीं है। अनअम्यूज्ड, हेलियन वेई वेई ने चाय का प्याला उठाया और अपनी उंगलियों से उसे थोड़ा घुमाया। मुझे लोगों को वह काम करने के लिए मजबूर करना पसंद नहीं है जो वे नहीं करना चाहते। कृपया अपना मन बनाने के बाद मुझे बताएं। यदि आप सार्वजनिक रूप से हेलियन गुआंगियाओ के साथ अपने संबंधों को उजागर करती हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। लेन लियान ने अपनी सुंदर आंखें उठाईं और बेली जिया जुए की ओर देखा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। लेन लियान को निराशा होना तय था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार कम नहीं हुआ। चिंता न करें, राजकुमारी। ये कार्य स्वयं महामहिम ने सौंपा है और महामहिम ने मुझे जो भी काम दिया है, मैं उसे पूरा करूंगी, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। अपनी प्रतिष्ठा खोने की तो बात ही छोड़िए। वह जाहिर तौर पर ये शब्द हेलियन वेई वेई को अपना बलिदान और हार न मानने की इच्छा दिखाने के लिए कह रही थी। उसी क्षण बेली जिया जुए ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ी, मानो उन्हें अभी उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ हो। एंग्री, इस मुद्दे में शामिल व्यक्ति के रूप में हेलियन वेई वेई ने उपहास किया और बेली जिया जुए से कहा, कृपया आप यहां से जाएं। मुझे लेन लियान से कुछ बात करनी है। पेपर, मैं जाऊं? बेली जिया जुए की आंखों में अंधेरा छा गया। उस समय उनके मन में एक ही विचार था, लेन लियान को मार डालना। लोग उनके सामने आकर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसे उनके बीच पहले कुछ चल रहा था। उनकी आंखों में तीव्र घृणा उभर आई। खोपड़ी, लेन लियान का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वह महामहिम के गुस्से को कैसे भूल सकती थी? क्या आप मेरे सामने किसी की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हेलियन वेई वेई मुस्कुराए और उनका हाथ दबाया। स्माइल। पलक झपकते ही बेली जिया जुए एक नकली मुस्कान के साथ अपने सामान्य हाव भाव में वापस आ गए। उन्होंने उसे थाम लिया और कोमल स्वर में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया अपने पति को हमेशा गलत न समझें। स्माइल विद ए हेलो। गलत समझना? अगर वह उन्हें न रोकती तो उसके सामने एक लाश होती। और तुम जो चाहो कह सकती हो, बस ऐसा समझो कि मैं यहां हूं ही नहीं। बेली जिया जुए ने अपना सिर झुकाया और उसके माथे पर एक चुंबन लिया। चुंबन का चिन्ह। हेलियन वेई वेई असहाय महसूस कर रही थी। उनका शरीर इतना लंबा और स्वभाव इतना प्रभावशाली था, वह ये दिखावा कैसे कर सकती थी कि वे वहां नहीं हैं? बेली जिया जुए ने अपने होंठ सिकोड़े और उसका हाथ अपने माथे से हटाते हुए कहा, अगर तुम्हारी उससे बातचीत के दौरान कोई गलतफहमी होती है तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। हमने अभी बात करना शुरू भी नहीं किया है। आपको अन्याय क्यों महसूस होगा? हेलियन वेई वेई ने राहत की सांस ली। ठीक है, लेन लियान, तुम अभी वापस जा सकती हो, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। समझ गई, लेन लियान ने उत्तर दिया, खुद को भाग्यशाली मानते हुए कि वह वहां से बच निकली। वह नहीं चाहती थी कि महामहिम को उसकी उन भावनाओं का पता चले जो वह लंबे समय से छिपा रही थी। हालांकि इसी समय बेली जिया जुए की आवाज गूंजी। चूंकि तुम उससे बात नहीं करना चाहती तो मुझे उससे बात करने दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने लेन लियान की ओर ठंडी नजरों से देखा। लेन लियान दंग रह गई और तुरंत फर्श पर घुटने टेक दिए। बेली जिया जुए बेपरवाही के साथ उसकी ओर बढ़े। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लेन लियान ने एक पल में अपना सिर उठाया, उसके गाल जल रहे थे। मैं फ्लश्ड, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बेली जिया जुए ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और शांत लहजे में कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें लगे कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है। लेन लियान ने अपने होंठ काट लिए और सफाई देना चाहती थी।
लेकिन बेली जिया जुए ने उससे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अब मुझे बताओ कि अभी तुम्हारे शब्दों के पीछे तुम्हारा क्या इरादा था? एंग्री, मेरा मतलब कुछ साबित करना नहीं था। लैन लियान के आंसू फूटने ही वाले थे। मैं तो बस सच कह रही थी। लाउडली क्राइंग। बेली जिया जुए ने उसकी ओर एक नजर डाली और शैतानी ढंग से मुस्कुराए। सच कह रही थी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? ऐसा लगता है कि मैं हाल ही में बहुत उदार हो गया हूं और इस वजह से तुम सबको भ्रम होने लगा है। स्माइल विद हॉर्न्स। महामहिम। लैन लियान सिसकियों के साथ रोने लगी और उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भर गईं। हाँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन क्या मुझे इसके कारण मर जाना चाहिए? उसने इस समय सब कुछ उगल देना ही बेहतर समझा। टायर्ड। बेली जिया जुए मौन थे। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया जो एक काले धुंध में बदल गया। वे इस नन्ही जान वेई वेई के सामने हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये लोग वास्तव में उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। लुक ऑफ ट्रायम्फ। किसी को पसंद करना गलत नहीं है। हेलियन वेई वेई ने बेली जिया जुए की कलाई पकड़ी और कोमल स्वर में कहा, लेकिन तुम उस व्यक्ति को पसंद करने में गलत हो जिसने अपना परिवार बसा लिया है। ये ठीक है कि तुमने हार नहीं मानी। फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रही हो, है ना? लैन लियान, प्यार का मतलब किसी रिश्ते में तीसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं होता। दूसरों के मन को विचलित करने का कोई भी प्रयास दृढ़ संकल्प नहीं कहलाता। तुम केवल अपना अपमान कर रही हो। यदि बेली जिया जुए वास्तव में तुम्हारे प्यार में पड़ जाते हैं, तो कृपया आगे बढ़ें और उन्हें मुझसे ले जाएं। मैं, हेलियन वेई वेई, कभी भी ऐसे पुरुष को स्वीकार नहीं करूंगी जो प्यार में चंचल हो। लेकिन तुम अभी हमारे रिश्ते में तब कदम रखने की कोशिश कर रही हो जब हम साथ खुश हैं। हाँ, लैन लियान, मुझे परवाह नहीं कि तुम किसे पसंद करती हो, लेकिन अगर तुम मर्यादा का ध्यान नहीं रखोगी, तो मैं तुम्हें तुरंत महल से बाहर निकाल दूंगी। मेरे पास किसी मिस्ट्रेस, स्वतंत्र प्रेमिका से निपटने के सैकड़ों तरीके हैं। क्या तुम उन्हें आजमाना चाहोगी? बस खुद पर काबू रखो और एक वफादार सेवक बनी रहो। नेल पॉलिश फायर। स्थिति को स्थिर करने के लिए महिलाओं को क्रूर होना ही पड़ता है। हेलियन वेई वेई हमेशा इस बात पर विश्वास करती थी। जैसा कि उसने कहा, वह किसी को बेली जिया जुए के प्यार में पड़ने से कभी नहीं रोकेगी। आखिरकार लोगों को इसका अधिकार है। लेकिन उसे उकसाने के बाद वह अभी भी खुद को पीड़ित महसूस करने की हिम्मत कर रही थी। उसे अपना तरीका चखाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर बेली जिया जुए का भी इस मामले में कोई हिस्सा होता तो वह इसकी परवाह तक नहीं करती। वह उन्हें बस जाने देती और खुद निकल जाती। शायद इसलिए क्योंकि उसके पिता को भी एक दूसरी औरत मिस्ट्रेस ने छीन लिया था। इसी वजह से वह रिश्तों के मामले में मिसोफोबिया, गंदगी या मिलावट से नफरत से पीड़ित थी। वह या तो हमेशा के लिए साथ रहना चुनती या अकेले रहना। वह उस तरह की व्यक्ति थी जो अपनी आंखों में धूल का एक छोटा सा कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह हमेशा से ऐसी ही रही थी। मनी वन। लैन लियान के सारे विचार हेलियन वेई वेई ने उजागर कर दिए थे, जिससे उसे असाधारण शर्म और डर महसूस हुआ। उसे अब एहसास हुआ कि महामहिम अभी उसकी ओर क्यों बढ़े थे। वे वास्तव में उसे मारना चाहते थे। यदि राजकुमारी ने उन्हें नहीं रोका होता तो वह खून की बौछार में मर चुकी होती। महामहिम निश्चित रूप से चीजों को गहराई से देख सकते थे। फेयरफुल फोल्डेड हैंड्स। अगले पार्ट के बने रहे। वह कितनी मूर्ख थी कि उसने राजकुमारी को उकसाया और यह भूल गई कि महामहिम को सब समझ आ जाएगा। महामहिम ने स्पष्ट कर दिया था कि वे उसे पसंद नहीं करते। ये वास्तव में तर्कसंगत था क्योंकि उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। शायद अगर उसे हेलियन गुआंगियाओ की जासूसी करने का काम न दिया गया होता तो वे अब तक उसका नाम भी भूल चुके होते। उनके लिए वे सब सिर्फ मोहरे थे, चाहे वह लैन लियान हो या हेजू। जैसे ही लैन लियान ने इसके बारे में सोचा, वह आखिरकार अपनी स्थिति के प्रति सचेत हो गई। उसने तुरंत फर्श पर सिर पटकते हुए घुटने टेक दिए। राजकुमारी, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। राजकुमारी और महामहिम, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं आज से केवल एक सेवक के रूप में वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए, बिना किसी अनुचित विचार के। फोल्डेड हैंड्स, लाउडली क्राइंग। वह पुरुष उस चांद की तरह था जो दूर आसमान में लटका था। वह उसका कभी नहीं हो सकता था, भले ही वे कितने भी महान क्यों न हो। सच तो ये था कि वे किसी और के थे। उसने बहुत से पुरुषों को देखा था। दूसरों की नजरों में वे कितने भी वीर क्यों न हो, वे वास्तव में अपनी पत्नियों को छोड़ने वाले भयानक और नीच लोग ही थे। एकमात्र पुरुष जो उनसे अलग थे वे महामहिम थे। हंसिया चांद वन। शायद यही वजह थी कि वह उनके प्यार में पड़ गई। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी।
उसे नहीं लगा था कि राजकुमारी तीसरे राजकुमार के प्रति भावनाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को शाही महल में रहने देंगी। राजकुमारी ने तीसरे राजकुमार को उसे मारने से रोककर पहले ही उदारता दिखाई थी। ये सोच से परे था कि वह उसे अभी भी महल में रहने देंगी। शायद राजकुमारी ने उसे बाहर भेजने का कोई बहाना सोच लिया होगा। लैन लियान ने अपना सिर झुकाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। पेंसिव फेस। तभी अप्रत्याशित रूप से हेलियन वेई वेई ने अपनी सहमति में धीरे से हामी भरी। लैन लियान ने आश्चर्यचकित होकर अपनी नजरें उठाईं और अविश्वास में अपनी आंखें मटकाने लगी। हश्ड फेस। जाहिर है बेली जिया जुए इस फैसले से असहमत थे और उन्होंने हेलियन वेई वेई की कलाई को अपनी उंगली से सहलाते हुए उसे चेतावनी दी। हेलियन वेई वेई जानती थी कि इस आदमी को शांत करने की जरूरत है। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसके सिर को थपथपाया, जैसे कह रही हो सब ठीक है। पेपर रिलीव्ड फेस। बेली जिया जुए को हंसी आ गई। उन्हें एक पालतू जानवर की तरह समझा जा रहा था। लैन लियान चकित थी। क्यों? आपने मुझे रुकने क्यों दिया? उसे नहीं लगा था कि हेलियन वेई वेई केवल दयालुता के कारण यह फैसला ले रही है, क्योंकि वह जानती थी कि हेलियन वेई वेई से निपटना आसान नहीं है। यदि तुम वास्तव में उनसे प्रेम करती हो तो तुम उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दोगी। हेलियन वेई वेई ने कोमल स्वर में कहा, मैं वास्तव में तुम्हें जाने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन एक बार जब तुम द्वार से बाहर जाओगी तो पहली बात यह होगी कि तुम्हारे मन में आक्रोश होगा। दूसरी बात, मुझे डर है कि वह मुझसे पहले कार्रवाई कर देंगे। उनके हाथों पर पहले से ही खून के बहुत धब्बे हैं, बेहतर होगा कि वे कम हो। दिल। आखिरकार उसकी हर सोच जानबूझकर महामहिम के लिए ही थी। हेलियन वेई वेई की बातें सुनकर लैन लियान को आखिरकार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। राजकुमारी की तुलना में तीसरे राजकुमार के प्रति उसका प्रेम नगण्य था। लहर ठंडा पसीना। वह हमेशा खुद को स्मार्ट समझती थी, लेकिन अब जब उसने हेलियन वेई वेई को देखा जो बेली जिया जुए के साथ इतनी सहजता और शांति से रह रही थी, तो उसे समझ आया कि वह बहुत अनुभवहीन थी। वह पहले सोचा करती थी कि वह उनके मुड़कर उसे देखने का इंतजार करेगी, लेकिन अब वह ऐसा कभी नहीं सोचेगी। उसमें हेलियन वेई वेई जैसा साहस नहीं था। मुकुट। आज की बातचीत के आधार पर उसने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ उनके नाम को बचाने के लिए था। लैन लियान ने स्वीकार किया कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कभी उस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि क्या वह उन्हें पा सकती है। उसने कभी उनके लिए नहीं सोचा। हेलियन वेई वेई वास्तव में हेलियन परिवार की एक सच्ची उत्तराधिकारी थी जो परिवार को पुनर्जीवित करने में सक्षम थी। बाइसेप्स 1। राजकुमारी। लैन लियान ने दृढ़ नजर के साथ अपनी आंखें उठाईं। कृपया मुझे कबीले की बैठक क्लैन मीटिंग में साथ ले चलें। मेरे पास हेलियन गुआंग याओ से निपटने के तरीके हैं। हेलियन वेई वेई ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। हेलियन गुआंग याओ के मामले में अब ये तुम्हारा काम नहीं है। लैन लियान की उंगलियां जम गईं। उसने मुश्किल से कहा, राजकुमारी, क्या आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं बस अचानक सब कुछ समझ गई हूं। मैं वरीड नहीं। लैन लियान की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना हेलियन वेई वेई ने जिम्हाई ली और कहा, मेरा मतलब यही था कि तुम्हें अब हेलियन गुआंग याओ से निपटने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही उसे संभालने के तरीके हैं। मुझे चाहिए कि तुम किसी और से निपटो। जब समय आएगा तो वह एक शानदार दृश्य होगा। कूल फायर। ये सुनकर लैन लियान की आंखें चमक उठीं। राजकुमारी, क्या आपने अभी कहा कि आप मुझे कबीले की बैठक में ले जाएंगी? हाँ, हेलियन वेई वेई ने कोमल स्वर में उत्तर दिया। वह थकी हुई लग रही थी और उसकी पलकें झुकी हुई थीं। लैन लियान पीछे हट गई क्योंकि वह जानती थी कि अब वहां ज्यादा देर रुकना उचित नहीं है। तब से हेलियन वेई वेई के प्रति लैन लियान का नजरिया बदल गया। 1। बेली जिया जुए को भीतर से गर्माहट महसूस हुई। उन्हें लगा था कि उनके लिए उपहार लाने का विचार सिर्फ मुसीबत था, जब तक कि उन्होंने हेलियन वेई वेई की बात नहीं सुनी और उनका आंतरिक राक्षस शांत नहीं हो गया। वह वास्तव में उनके हाथों को फिर से खून से रंगने से बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। शायद अब वे हत्या करने से पहले लोगों को माफ करने पर विचार करने लगेंगे। स्माइल चमकता दिल। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलियन वेई वेई ने नींद में कहा। उसने अपना सिर उनकी बाह में छिपा लिया, अपना चेहरा आगे पीछे रगड़ा और खुद को होश में रखने के लिए अपना सिर हिलाया। अपना सिर इस तरह मत हिलाओ, अगर थक गई हो तो सो जाओ। बेली जिया जुए ने अपनी बाहें फैलाईं और उसे ऊपर उठा लिया। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे उनकी बाहों में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जैसे ही वह सो रही थी, उसे एहसास हुआ कि उसे बिस्तर पर लिटाया जा रहा है। नहीं,
मुझे अब और नहीं चाहिए, मैं बस सोना चाहती हूँ, उसने अनजाने में उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। स्लीपिंग निद्रालु। बेली जिया जुए एक पल के लिए ठिठक गए और उसके कानों को धीरे से चूमते हुए हंस पड़े। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे जागने का इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बाहें उठानी होंगी ताकि मैं तुम्हारी बाहरी कमीज उतारने में मदद कर सकूं, इसके साथ सोना तुम्हारे लिए असुविधाजनक होगा। कमीज 1। हेलियन वेई वेई ने उनकी बात मान ली और उन्होंने उसकी बाहरी कमीज हटा दी। वह उनकी छाती से चिपक कर आराम से सो गई और उनकी चंदन की खुशबू महसूस करने लगी। बेली जिया जुए ने हाथ बढ़ाकर उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी ठुड्डी उसके सिर पर रख दी। वे मुस्कुराते हुए धीरे से उसका सिर सहलाने लगे। वे असामान्य रूप से कोमल फिर भी खतरनाक लग रहे थे। सदाबहार वृक्ष। वे क्या कर सकते थे? उसे छोड़ना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। अगर उन्हें किसी दिन नर्क में भी जाना पड़ा तो वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। लोग हमेशा कहते हैं कि अधिकांश रिश्ते पूर्णता के बारे में होते हैं। जहां तक उनकी बात है, वे बस उसे कसकर पकड़ना चाहते थे, हमेशा के लिए। दिल। बेली जिया जुए ने अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों की नमी को दबाया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वे पवित्र और अनमोल लग रहे थे। उन्होंने उसकी ठुड्डी उठाए और उसके होठों को चूमा। मुझे धोखा मत देना, कभी भी नहीं। चुंबन का चिन्ह लॉक। स्माइल। जैसे ही बेली जिया जुए ने बोलना समाप्त किया, उनकी उंगलियां अकड़ गईं, फिर उन्होंने अपनी घनी भौहें सिकुड़ी। सामने आओ। फायर चीलिन की अर्धपारदर्शी आकृति प्रकट हुई, जो बेली जिया जुए की आंखों में चिंता से देख रही थी। मालिक, आपकी गंध। वरीड रनिंग डैश। ये 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी। बेली जिया जुए ने फायर किलिन को बीच में ही टोक दिया क्योंकि वे जानते थे कि वह क्या कहना चाहता है। वे मुड़े और हेलियन वेई वेई को अपनी बाहरी कमीज से ढक दिया और इत्मीनान से खड़े हो गए। 1। हालांकि फायर किलिन को उसकी बातें सुनकर चैन नहीं मिला। क्या यह उसकी गलतफहमी थी? ऐसा लग रहा था कि मालिक के शरीर से हाल ही में खून की गंध और भी ज्यादा आने लगी है। पता नहीं यह मालिक के लिए अच्छी खबर है या बुरी। उसे बस इतना पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हेलियन वेई वेई को सुरक्षित रहना होगा। अगर हेलियन वेई वेई मुसीबत में पड़ती है तो निश्चित रूप से मालिक अपनी मानवता खो देंगे क्योंकि उनके पास आत्मा के अंश, सोल फ्रैगमेंट की कमी है। सील पूरी तरह से टूटने से पहले आखिरी आत्मा के अंश को जल्द से जल्द खोजना होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास मानी। हालांकि उसने अपनी दिव्य दृष्टि ट्रांसेंडेंटल विजन खोल ली थी और वह लगभग अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया था, फिर भी वह अपने मालिक के आखिरी आत्मा के अंश के बारे में जानकारी जुटाने में असमर्थ था। उसे नहीं पता था कि तब उसके मालिक के साथ क्या हुआ था। आकाशगंगा। केवल एक बात पक्की थी कि वह ग्रीन ड्रैगन और स्काई स्वलोइंग बीस्ट से बेहतर जानता था कि मालिक मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने सोने का फैसला किया था या कुछ कारणों से सो गए थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी दुनिया में बिखेर दिया था ताकि लोग उसे ढूंढ न सकें, जबकि उनकी मुख्य आत्मा ने पुनर्जन्म के पथ पाथ ऑफ रिइनकार्नेशन में प्रवेश किया। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज एरोज। वह तब गंभीर रूप से घायल हो गया था और शुरू में कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन चूंकि वह अपने मालिक का अनुबंधित पौराणिक जानवर था और मालिक ने जानबूझकर मार्गदर्शन भी दिया था, तभी वह 1000 साल बाद अपने मालिक के पास वापस आने में सक्षम हुआ। ड्रैगन का चेहरा सैंड टाइमर। अब जबकि ग्रीन ड्रैगन झील के नीचे बंद था, वह खुद को दिखा नहीं सकता था। तथ्य यह था कि वे दोनों घातक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए यदि वह ग्रीन ड्रैगन के पास प्रकट होता तो मालिक की अनुपस्थिति में लड़ाई छिड़ जाती। स्काई स्वलोइंग बीस्ट, जो इसे होने से रोक सकता था, अभी भी कहीं नहीं मिल रहा था। वह उनसे अलग था क्योंकि उसका भाग्य जन्म से ही मालिक से जुड़ा हुआ था। पंजा। तर्कसंगत रूप से उसे वहीं होना चाहिए था जहां मालिक थे, लेकिन फिर इतने सालों के बाद भी उसे स्काई स्वलोइंग बीस्ट की गंध क्यों नहीं आ रही थी? क्या वह मर गया, या कहीं और फंसा हुआ है, या फिर इसलिए कि मालिक की आत्मा अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वे उसे बुला नहीं सकते थे? फायर किलिन अभी तक ये सब समझने में असमर्थ था। उसकी नज़र गहरी हो गई और उसने अंततः स्पष्ट करने के लिए राक्षसों के क्षेत्र डोमेन ऑफ डीमंस में जाने का फैसला किया। छोटा सा भूत ज्वालामुखी। रात हुई। हेलियन वेई वेई को फिर से बुरे सपने आने लगे। उस सपने में सब कुछ पहले जैसा था, नज़ारा और लोग भी। बस इतना था कि हेलियन वेई वेई पहले से काफी बेहतर थी। वह उतनी पतली और कमजोर नहीं थी कि हवा से ही उड़ जाए। स्लीपिंग। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे साकार हो रही है क्योंकि वह अपनी उंगलियों से ठंडक भी महसूस कर सकती थी। जिस क्षण हेलियन वेई वेई ने अपनी गर्दन को छुआ, बेली जिया जुए ने उसे जगा दिया।
उन्होंने अपनी शांत करने वाली गंध के साथ उसे प्यार से देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें हाल ही में लगातार बुरे सपने आ रहे हैं, क्या इसलिए कि तुम्हें शाही महल में सोने की आदत नहीं है? दो दिल, बस थोड़ा सा। अफवाहें थी कि शाही महल सबसे अधिक आक्रोश वाली जगह है जहां खराब किस्मत वाले लोगों को रात के बाद प्रवेश नहीं करना चाहिए। महल में नदी में डूबने वालों की संख्या गिनती से परे थी। हेलियन वेई वेई के लिए भारी आक्रोश कोई अच्छी खबर नहीं थी। भूख जापानी महल, वो एक आविष्ट पोजेस्ड व्यक्ति थी। आक्रोश उसके सपनों वाली हेलियन वेई वेई को प्रभावित कर रहा था, मानो उसे पोषक तत्व पहुंचा रहा हो। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि उन्होंने पहले ही बिस्तर के किनारे से कप उठा लिया था और उसके होठों के पास रख दिया था। ठंडा पसीना मिठाई। हेलियन वेई वेई मुस्कुराए, अपना सिर झुकाया और पानी के 2 घूंट पिए। स्माइल। बेली जिया जुए ने कप नीचे रखा और रुमाल से उसका मुंह और माथे का पसीना पोंछा। हेलियन वेई वेई ने हाथ छुड़ा लिया क्योंकि वह साफ नहीं होना चाहती थी। उसने अपना सिर उनकी बाहों में छिपा लिया और फिर से सो गई। स्लीपिंग चमकता दिल। इस बार उसे बुरा सपना नहीं आया, बस इतना हुआ कि जब वह जागी तो बेली जिया जुए की कमीज पर लार के निशान थे। हेलियन वेई वेई ने उस सुंदर चेहरे को देखा जो अभी भी सो रहा था और फिर लार के निशानों को देखा। उसने वहां से भागने का फैसला किया। महामहिम के सफाई के प्रति जुनून माइसिफोबिया के स्तर को देखते हुए जागते ही वे उसे पकड़कर सोफे पर पटक देते और कड़ी सजा देते। रनिंग डैश। वह अपनी ऊर्जा ऐसी चीजों पर बर्बाद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे दोपहर में कबीले की बैठक में शामिल होना था। उसने दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाहरी कमीज उठाई, पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जाने की योजना है? गुल्लुबंद। हेलियन वेई वेई ठिठक गई और पीछे से उसे गले लगा लिया गया। मेरी कमीज गंदी करने के बाद भागना चाहती हो? महामहिम ने गहरी आवाज में कहा क्योंकि वे अभी अभी जागे थे। फ्लश्ड दिल और तीर। मैं बस आपके लिए नाश्ता तैयार करना चाहती हूँ, हेलियन वेई वेई मुस्कुराए और स्वाभाविक रूप से कहा। बेली जिया जुए ने उसकी ओर देखा और अचानक उसके कान को चूम लिया, जो उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा था। चुंबन का चिन्ह फायर। जैसे ही हेलियन वेई वेई सिहर उठी, उन्होंने उसे पकड़ा और वापस सोफे पर खींच लिया और कहा, भागने के बजाय क्यों न पहले मुझसे सजा पालो ताकि मैं इसे आज रात तुम्हें छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकूं। स्माइल विद हॉर्न्स। हेलियन वेई वेई को बड़े लाल कंबल में धकेल दिया गया। काले रेशमी बालों के बीच वह शर्म से लाल हो गई और बेहद खूबसूरत लग रही थी। बेली जिया जुए उस समय के दीवाने थे जब वह धीरे धीरे सांसों के लिए हांफती थी। उन्होंने धीरे धीरे कपड़े हटाए और तेजी से आगे बढ़े। दिल फायर। वे पहले की तुलना में और भी अधिक संगत हो गए थे। महामहिम ने केवल एक सजा देने की बात कहकर अपनी बात रखी थी, हालांकि इस बार इसकी अवधि बहुत लंबी थी। हेलियन वेई वेई को पता ही नहीं चला कि वह कितनी बार चिल्लाने ही वाली थी। सैंड टाइमर फायर। राजकुमारी, क्या आप अभी भी अंदर हैं या आप जा चुकी हैं? कूरक यूनक ने महल के बाहर उत्सुकता से हेलियन वेई वेई को पुकारना शुरू कर दिया था। यह अजीब था, महामहिम को इस समय तक सुबह के दरबार में शामिल हो जाना चाहिए था। इसके अलावा राजकुमारी ने उन्हें समय पर जगाने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें जरूरी काम था। फिर कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? कूरक को लगा कि कुछ अजीब है और उसे बस बाहर खड़ा नहीं रहना चाहिए। उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, राजकुमारी, मैं मेहमानों को विदा करने के लिए अंदर आ रहा हूं। रुको, बस एक पल। स्माइल। डेड पैन फेस। हेलियन वेई वेई ने शर्मिंदगी में अपने होंठ काट लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आवाज ऐसी निकल रही है। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और बेली जिया जुए की ओर देखा, उस कष्टदायक आनंद से बचने की कोशिश करते हुए। बस बहुत हुआ, कृपया रुक जाए, उसने दृढ़ता से कहा। पेपर फ्लश्ड। बेली जिया जुए ने उसे अनसुना कर दिया और उसके हाथ पकड़ते हुए गहराई तक प्रहार किया। हेलियन वेई वेई की हालत पस्त हो चुकी थी। उसकी कमीज अभी भी शरीर पर थी, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह कामुक हो चुकी थी। फायर। कूरक यूनक बाहर खड़े होकर अपना सिर खुजला रहा था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था कि राजकुमारी ने क्या कहा है। वह राजकुमारी की आज्ञा के बिना खुद कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने एक समाधान सोचा और चिल्लाकर कहा, राजकुमारी, क्या मैं मेहमानों को पहले बगल के हॉल में ले जाऊं जब तक कि आप खाली ना हो जाएं? हेलियन वेई वेई कांप उठी और उठना चाही, लेकिन बेली जिया जुए ने उसे वापस सोफे पर दबा दिया और भी गहरा प्रहार किया। ओह, कृपया कृपया इसे धीमा करें, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, कृपया मत। टायर्ड लहर।
हेलियन वेई वेई अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके सबसे संवेदनशील हिस्से को लगातार रगड़ा जा रहा था। राजकुमारी, कूरक ने फिर से पूछा और कोई जवाब न मिलने पर आह भरी। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। बेली जिया जुए धीमी आवाज में हंसे और उसके पैर पकड़ लिए, साथ ही उसे पूरी तरह भेदने के लिए और अधिक ऊर्जा लगा दी। हे भगवान! हाई वोल्टेज। हेलियन वेई वेई अत्यधिक उत्तेजना से अर्धमूर्छित अवस्था में थी। वह लाल साटन के कपड़ों पर बेजान पड़ी थी जबकि उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए थे। बेली जिया जुए की शांत आंखें उसे देखते हुए फिर से गहरी हो गईं। वे उसे बहलाने के लिए झुके और बोले, मेरी अच्छी बच्ची, मुझे तुम्हें और महसूस करने दो। चुंबन का चिन्ह। उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे से प्यार किया। बेली जिया जुए ने उसे दोपहर के भोजन के समय ही छोड़ा। उनके कपड़े महल की दासियों द्वारा लाए गए थे। वह उनकी बाहों में लेटी थी, आंखें खोलने का मन नहीं था। सम्मानजनक सुनहरे और शानदार लाल रंगों के अलावा वहां उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जो एक अवर्णनीय शोभा दे रहे थे। हर बार जब कूरक सन कमरे में प्रवेश करते तो वे पहले पर्दे के दूसरी तरफ धूप जलाते, फिर लकड़ी के टब को अंदर लाने का निर्देश देते। जब वह पानी में भीग रही होती तो वे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। बाथटब ईश बेली जिया जुए ने हेलियन वेई वेई को नाइटगाउन पहनाने में मदद की और वे ऊर्जा के साथ बाहर निकले जबकि हेलियन वेई वेई थकान में जम्हाई ले रही थी। कमीज, क्या तुम कुछ हल्का खाना चाहती हो? बेली जिया जुए ने पूछा जबकि उन्होंने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसकी बाहरी कमीज का आखिरी बटन लगा रहे थे। उनका चेहरा इतना आकर्षक था, वे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी कोई तीव्र गतिविधि की हो। स्माइलिंग फेस गुलुबन। हेलियन वेई वेई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे जन्मजात कपटी व्यक्ति थे। वे जो भी खिलाते वह बस खा लेती। बेली जिया जुए खुद को रोक नहीं पाए और उसके और करीब आए। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला क्योंकि वे जानते थे कि उसे अभी काम करना है। वे मुड़े और कूरक सन को आदेश दिया, मेरे लिए वह बीस्ट पिल पशु औषधि लाओ जो पूर्वी क्षेत्र ने पिछली बार हमें दी थी। उसे पीसकर पाउडर बना लो और गुलाब जल में मिलाकर राजकुमारी के पास लाओ। गोली गुलाब, जैसी आपकी आज्ञा। कूरक सन ने सिर झुकाया और सोचा, इस दुनिया में केवल 3 ऐसी गोलियां हैं, एक सम्राट के लिए और एक सेवानिवृत्त सम्राट के लिए, क्योंकि यह औषधि जीवन शक्ति वापस पाने में बहुत प्रभावी है। यह साबित करता है कि महामहिम वास्तव में राजकुमारी को कितना चाहते हैं। मुकुट चमकता दिल। हेलियन वेई वेई को भी लगा कि वह औषधि बेहतरीन थी क्योंकि गुलाब जल पीते ही वह अपने शरीर में गर्माहट महसूस कर सकती थी। जब उसने अपनी उंगलियां हिलाईं तो उसने पाया कि उसकी जीवन शक्ति वापस आ गई है। बाइसेप्स 1, लगता है मुझे तुम्हें ये गोली और देनी चाहिए, बेली जिया जुए ने मुस्कुराहट के साथ उसके कान के पास कहा, ताकि तुम अगली बार बीच में ही बेहोश न हो जाओ। स्माइल विद हॉर्न्स कान। हेलियन वेई वेई उनकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई और उसके मुंह का गुलाब जल लगभग बाहर गिरते गिरते बचा। क्या तुम इसे लेकर उत्साहित हो रही हो? बेली जिया जुए ने उनकी बात का गलत मतलब निकालते हुए दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। टपकता पसीना। हेलियन वेई वेई अवाक थी। उन्हें कहां से लगा कि वह उत्साहित हो रही थी। ही वे धीमी आवाज में हंसे और तीखी नजर के साथ बोले, तुमने वह दवा नहीं लगाई जो शाही वैद्यों ने तुम्हारे लिए बनाई थी, है ना? स्माइल विद हॉर्न्स गोली। हेलियन वेई वेई तुरंत शर्म से लाल हो गई। वह कुछ नहीं बोली और जाने के लिए खड़ी हो गई। बेली जिया जुए ने उसे रोक लिया और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, दवा घुलने के बाद तुम जा सकती हो। वह कोई साधारण दवा नहीं थी, बल्कि एक छोटा और हल्का ठंडा सॉफ्ट जेल था जिसे महिला के निजी अंग में रखना आवश्यक था, जो सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेशन के रूप में कार्य करता था और मासिक धर्म के दर्द को दूर करने में प्रभावी था। लेकिन भले ही इससे मदद मिलती थी, हेलियन वेई वेई को बेहद असहज महसूस होता था क्योंकि जेल को कम से कम आधे घंटे तक अंदर रखना पड़ता था। उसने सोचा था कि वह भाग जाएगी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें आज ये याद रहेगा। बेली जिया जुए ने लोगों को वह जेल लाने का आदेश दिया और उन्हें वापस जाने को कहा। फिर उन्होंने हेलियन वेई वेई को अपनी बाहों में लिया और अपनी उंगली का उपयोग किया। उंगली से ऊपर की ओर इशारा। हेलियन वेई वेई स्थिर रही क्योंकि वह जानती थी कि यह स्थिति काफी खतरनाक है। अगर वह हिली तो उसे ही परेशानी होगी। जैसे ही उन्होंने उसके अंतःवस्त्रों को छुआ, हेलियन वेई वेई कांप उठी। वे दोनों लाउंज पर थे जबकि वह उनकी गोद में बैठी थी। उसने अपना चेहरा उनकी छाती में छिपा लिया और उनकी कमीज को कसकर पकड़ लिया क्योंकि वह उनके दुष्ट हाथ को नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही जेल अंदर गया, वह सिहर उठी और उसके कान भी लाल हो गए। फ्लश्ड फायर।
बेली जिया जुए ने उसके मासूम चेहरे को देखा और उसके गाल को चूमा, जबकि उनकी सांसें और गर्म हो रही थीं। क्या यह असुविधाजनक है? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। चुंबन का चिन्ह। जब कोई चीज वहां अंदर हो तो वह आरामदायक कैसे हो सकती है? जैसे जैसे जेल पिघला वो और गर्म होता गया। हेलियन वेई वेई की नाक पर पसीना आने लगा और वह अजीब तरह से हिलने लगी। ये कब पूरा होगा? सैंड टाइमर टपकता पसीना। बेली जिया जुए ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और कर्कश लहजे में कहा, मुझे शायद तुम्हें ये दवा पहले लगाने में मदद करनी चाहिए थी। अभी तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुम मुझसे भीख मांग रही हो। स्माइल विद हॉर्न स्पीच बलून। चुप रहिए, हेलियन वेई वेई ने धीरे से कहा, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। इस समय वह अपने सामान्य शांत स्वर में भी नहीं बोल पा रही थी। बेली जिया जुए ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपने शरीर से और सटा लिया। टपकता पसीना। रगड़ लगने से हेलियन वेई वेई और गर्म हो गई। उसने बेबस होकर अपने होंठ काटते हुए उनकी ओर देखा। फिर उसने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनके और करीब आ गई। बेली जिया जुए एक सीधे इंसान थे। जैसे ही दवा लगभग पूरी तरह पिघल गई, उन्होंने तुरंत उसकी पोशाक उठाए और उससे जुड़ गए। अंदर सब कुछ जलता हुआ और नम था और वे उस एहसास में बह गए। फायर लहर। बेली जिया जुए ने स्वीकार किया कि वे अब और नहीं रुक सकते। उन्होंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वे जोर शोर से आगे बढ़े जबकि पोशाक नीचे गिर रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उसे चेतावनी दी, बेहतर होगा कि तुम कोई आवाज न करो, वरना मुझे डर है कि तुम आज यहां से नहीं जा पाओगी। चुंबन का चिन्ह लॉक। स्माइल। फ्यू हेलियन वेई वेई को पता ही नहीं चला कि वह क्या कह रहे थे, क्योंकि वह पहले से ही उस सुस्ती और सुन्नता में डूबी हुई थी जैसे बिजली का झटका लगा हो। फ्यू। उसका एकमात्र विचार बस यही था कि वह और तेजी से और अधिक उग्रता से आगे बढ़ें। हाई वोल्टेज। आराम से, अच्छी चीजों में समय लगता है, बेली जिया जुए ने अपनी भारी आवाज में कहा, जिससे वह कांप उठी। जैसे ही हेलियन वेई वेई चरमोत्कर्ष ऑर्गेज़म के बिंदु पर पहुंचने वाली थी, उसने कांपते स्वर में रहम की भीख मांगी। टायर्ड लहर। वास्तव में तीसरे राजकुमार ने उस पर दया की। उन्होंने पहले की तुलना में कम समय बिताया। हालांकि ये फिर भी बहुत था। वर्तमान समय के हिसाब से ये लगभग 2 घंटे का समय था। सैंड टाइमर फायर। काम खत्म होने के बाद हेलियन वेई वेई ने अपनी कमर को सहारा दिया क्योंकि उसमें हल्का दर्द था, लेकिन उसे पहले जैसी थकान महसूस नहीं हुई। ये या तो दवा का असर था या उस बीस्ट पिल का। उसे लगा जैसे वह और भी अधिक ऊर्जावान हो गई है। बाइसेप्स 1। जैसे ही यंग मास्टर वेई वेई सामने आए, भाड़े के सैनिक मर्सनरी को राहत मिली। उसने सोचा था कि वह मुसीबत में पड़ गई होगी क्योंकि उसे इतना समय लग गया, लेकिन अब लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। स्माइल ठीक है का चिन्ह। कबीले की बैठक क्लैन मीटिंग 1 घंटे में शुरू होने वाली है। हेलियन वेई वेई ने अपने हाथों में पुराने स्क्रॉल को पलटा। चलो रास्ते में इस बारे में बात करते हैं, उसने मुस्कान के साथ कहा। स्क्रॉल, जरूर राजकुमारी। सैनिक ने सम्मान के साथ सिर झुकाया और उसके पीछे चल पड़ा। शाम का समय था और मौसम साफ था। राजधानी की 8वीं सबसे बड़ी गली माओ इरैली में एक घर बना हुआ था। सामान्य दिनों में युद्ध कला वुशु के प्रशिक्षण के अलावा इस घर का उपयोग हेलियन कबीले के पूर्वजों की पूजा के लिए किया जाता था। अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत के दौरान यहाँ एक कबीले की बैठक आयोजित की जाती थी ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि उत्तराधिकारी में परिवार का कार्यभार संभालने की क्षमता है या नहीं। जापानी महल। जब भी यह समय आता, घर पूरी तरह से भर जाता था। महत्वपूर्ण सीटों के अलावा बाकी सभी शाखा परिवारों के प्रबंधक स्टुअर्ड्स थे। सब लोग देखो, ओल्ड मास्टर आ गए हैं। लाउडस्पीकर। जैसे ही एक प्रबंधक चिल्लाया, सभी ने अपने हाथों में चाय का प्याला थामे हुए ऊपर देखा। हेलियन गुआंगियाओ को घर में प्रभावशाली ढंग से टहलते हुए देखा गया और वे उस सीट पर ठीक से बैठ गए जिस पर कभी ओल्ड मास्टर हेलियन बैठा करते थे। उन्होंने गर्व और खुशी के साथ नीचे बैठे प्रबंधकों को देखा। कूल सु यानमो उनकी साथिन के रूप में उनके बगल में सदाचारी और उदारता का ढोंग करते हुए ऊंचे रुतबे के साथ बैठ गई। जैसे ही वे दोनों बैठ गए, शराब पी रहे सभी प्रबंधक रुक गए और चुपचाप हेलियन गुआंगियाओ की ओर देखने लगे। चाय की प्याली। हेलियन गुआंगियाओ ने चारों ओर देखा और देखा कि एक सीट खाली थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ये बैठक मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही गंभीर घटना है। क्या इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को समय पर आने की सूचना नहीं दी गई थी? एंग्री। हेलियन गुआंगियाओ के ठीक बगल में बैठे प्रबंधक ने धीरे से कहा, मास्टर, वह सीट सबसे बड़ी बेटी एल्डेस्ट यंग लेडी की है। शाही महल से खबर आई थी कि उन्हें देर हो सकती है।
लेकिन चिंता न करें, बैठक शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, वह तब तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगी। सैंड टाइमर। प्रबंधक की बात सुनकर हेलियन गुआंगियाओ के चेहरे के भाव ठंडे हो गए। इसके बजाय सु यानमो ने समझदार होने का नाटक किया और कहा, वे बचपन से ही एक मूर्ख लड़की रही है और अब वह राजकुमारी बन गई है, उसका मिजाज जरूर और खराब हो गया होगा। हम इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हालांकि प्रबंधक ली, देखिए, भले ही वे अब राजकुमारी है, लेकिन यहाँ नीचे बहुत सारे बुजुर्ग प्रबंधक हैं, उसे उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। साक्षिश। हालांकि धड़ाम, जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। डो टक्कर। इससे पहले कि वह घर में कदम रखती, उसकी खुशबू उसकी आवाज के साथ पहुंच गई। कबीले की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए आपको इसे देर नहीं कहना चाहिए। चेरी ब्लॉसम नेल पॉलिश। जैसे ही उन्होंने काले मैरून बालों वाली एक छरहरी महिला को देखा, जिसने सफेद लबादा कार्डिगन लॉन्ग व्हाइट रोब पहना था, सभी की नजरें दरवाजे पर टिक गईं। भले ही उसने चेहरे पर कोई लाली रूज नहीं लगाई थी, फिर भी लोग उसकी तुलना एक परी से कर सकते थे। बेपरवाह, आलसी और जादुई, ये केवल हेलियन वे ही हो सकती थी। वह अकेली नहीं थी, बल्कि अपने साथ काली कमीज और बंदूक लिए गुप्त सेना के 2 सैनिकों को लाई थी। वे साधारण दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में बहुत कुशल थे। घर में कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। अर्धमूर्तियां गन। सु यानमो अपनी आंखों में जलती नफरत को नहीं रोक सकी, लेकिन वह जानती थी कि अभी इस हरामजादी को बर्बाद करने का समय नहीं आया है। एक बार बैठक खत्म हो जाए तो वह उसे एक आवारा कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाल देगी। कुत्ता रनिंग डैश नफरत। हेलियन गुआंगियाओ ने बिना किसी भाव के हेलियन वेई की ओर देखा। उन्होंने घर के मालिक के रूप में चारों ओर देखा और कहा, चूंकि सभी आ गए हैं, तो चलिए बैठक शुरू करते हैं। लाउडस्पीकर। पुराने प्रबंधकों के अलावा जो युवा दूसरे स्थानों से आए थे, वे हेलियन वेई को नहीं पहचानते थे और आपस में कानाफूसी करने लगे। ये कौन है? वह बहुत सुंदर है। स्माइलिंग फेस। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदाज से लगता है कि इस परिवार में उसका दर्जा ऊंचा है। मुकुट। दर्जा तो है, लेकिन मैडम सू उसे पसंद नहीं करती। भले ही मैंने सुना नहीं, पर लगता है दोनों की आपस में नहीं बनती। सांप। हमें बाद में उससे पूछना चाहिए। पहली बार ऐसी सुंदरता देखी है, पता नहीं उसकी शादी हुई है या नहीं। अंगूठी क्वेश्चन मार्क। तुम लोगों को सच में नहीं पता। वह हेलियन वेई है, हम उससे पहले मूल्यांकन में मिल चुके हैं। अस्टोनिश्ड फेस बल्ब। तभी एक युवक ने उसकी पहचान उजागर की। ये कैसे संभव है? ग्रामीण क्षेत्रों के युवा दंग रह गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह वही हेलियन वेई है। वे नहीं जानते थे कि उसका चेहरा बहुत पहले ठीक हो चुका है और वह अब राजकुमारी है। साथ ही वेज ए वर्ल्ड का प्रबंधन भी वही करती है। पृथ्वी ब्रीफकेस। उन्हें 10 साल की वेई की याद थी, बदसूरत, बिना मार्शल चीके, बदतमीज और टेस्ट में फिसट दी। वह परिवार के लिए शर्मिंदगी थी। वे ओल्ड मास्टर की वजह से उसका सम्मान करते थे, लेकिन दिल ही दिल में उसे नीच समझते थे। प्रबंधकों ने तो अपने फायदे के लिए उसकी सदस्यता तक खत्म कर दी थी। डाउनवर्ड ट्रेंड। उसे एक बेकार इंसान माना जाता था जो कभी सफल नहीं हो सकती थी, भले ही वह सबसे वैध उत्तराधिकारी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। फायर नेल पॉलिश। स्माइल। फ्यू। सभी ने अपना सिर उठाया और उस असाधारण चेहरे को देखने लगे। उनकी नजरें अनियंत्रित रूप से डगमगा रही थीं। अस्टोनिश्ड फेस 1। उनके सामने खड़ी यह हेलियन वेई पहले की तरह कचरा, ट्रैश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ बदल गया है। वो केवल अपना हाथ उठाकर ही एक ठंडा और प्रभावशाली आभा और पैदा कर रही थी। मुकुट। हेलियन वेई सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी। उसका व्यक्तित्व एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेर रहा था। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि हर कोई सुन सके। ये सीट मेरी लगती है। सीट नेल पॉलिश। हेलियन गुआंगियाओ ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि वह पूरी तरह समझ नहीं गया कि उसका मतलब क्या है। नीचे पहले से ही हलचल शुरू हो गई थी। प्रबंधकों, स्टूअर्ड्स के बीच चर्चा का शोर बाढ़ की तरह फैल रहा था और हर तरफ कयास लगाए जा रहे थे। लहर। हेलियन गुआंगियाओ का चेहरा तन गया। उनकी उग्र नजरों ने हेलियन वेई को सीधे भेद दिया। तुम्हें यहाँ हंगामा नहीं करना चाहिए, अपनी जगह पर जाकर बैठो। कबीले की बैठक शुरू होने से पहले परंपरा को मत तोड़ो। भले ही तुम अब तीसरी राजकुमारी हो, फिर भी तुम्हें मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। एंग्री क्रोध।
बेशक मुझे मर्यादा का ज्ञान है। हेलियन वेई वेई का लहजा शांत पानी की तरह था। शायद मिस्टर गुआंग याओ भूल गए हैं, मैं हेलियन रक्तवंश की वास्तविक उत्तराधिकारी हूं और आप केवल एक फालतू दामाद सुपरफ्लुअस सोन इन लॉ हैं। जब मेरे पास बैठक में शामिल होने का अधिकार नहीं था, तब इस सीट पर कौन बैठा था मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जब मेरे पास अधिकार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको वह जगह लौटा देनी चाहिए जो वास्तव में मेरी है? फायर फालतू दामाद कहे जाने पर हेलियन गुआंग याओ क्रोध से भड़क उठे और उन्होंने लकड़ी की मेज पर जोर से हाथ मारा। हेलियन वेई वेई, मैं फिर से दोहराता हूं, भले ही तुम राजकुमारी हो, तुम पूर्वजों के नियमों को नहीं तोड़ सकती। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकती तो तुम अभी बैठक से जा सकती हो। मुट्ठी पूर्वजों के नियम। हेलियन वेई वेई हंसी और आदेश दिया, प्रबंधक झां, कृपया मिस्टर गुआंग याओ को बताएं कि हेलियन कबीले का असली नियम क्या है। स्क्रॉल जिस प्रबंधक का नाम लिया गया था वह अब चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसका माथा ठंडे पसीने से तरबतर था, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रस्ट फेस ठंडा पसीना। हेलियन वेई वेई ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, मेरे पास यहाँ वंशावली जीनियालॉजी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि कबीले के मुखिया का निधन हो जाता है, तो कबीले का उत्तराधिकारी ही बैठक की मेजबानी करेगा और सीट पर दावा करेगा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, बशर्ते वे अधिकृत हों। यहाँ उपस्थित सभी प्रबंधकों को ये पता होना चाहिए, है ना? ओपन बुक 1। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। मिस्टर गुआंग याओ, कृपया सीट से हट जाए। हेलियन वेई वेई ने हेलियन गुआंग याओ के चेहरे पर उमड़ रहे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए अपनी भौहें उकसावे में उठाईं। स्मक। हेलियन गुआंग याओ का शरीर गुस्से के मारे अकड़ गया, उनकी नजरें ब्लेड की तरह वेई वेई को चीर रही थीं। एंग्री। हेलियन वेई वेई मुस्कुराए, क्या हुआ? क्या मिस्टर गुआंग याओ हेलियन कबीले के नियमों की अवज्ञा करने की कोशिश कर रहे हैं? स्माइल विद हॉर्न्स। हेलियन गुआंग याओ ने अंततः इस क्षण गौर किया कि जब से वह अंदर आए है, उसने उसे उसके उपनाम से नहीं पुकारा था। इसका कारण अब स्पष्ट हो गया था। उनके बगल में बैठी सू यानमो को कुछ सूझा। वह ऐसे बोली मानो शांति से मामला सुलझाना चाहती हो। वेई वेई तब बहुत छोटी थी, इसलिए शायद वह भूल गई है कि यदि उत्तराधिकारी ने अभी तक अधिकार और उम्र की आवश्यकता पूरी नहीं की है, तो बड़े को नेता के रूप में कार्यभार संभालने का अधिकार है। साफ स्पीच बलून। जैसा कि मैडम सू ने कहा, उन्हें केवल नेता के रूप में कार्यभार संभालना है, सीट हथियाना नहीं। हेलियन वेई वेई ने अपने आसपास देखा, हल्की मुस्कान बिखेरी और फिर से हेलियन गुआंग याओ की ओर देखा। मिस्टर गुआंग याओ, मैं अभी यहाँ हूँ, फिर भी आप मेरी सीट पर बैठे हैं और मेरे परिवार की संपत्ति पर ऐसे दावा कर रहे हैं जैसे ये सामान्य हो। क्या ये शर्मनाक नहीं है? नेल पॉलिश फायर। हेलियन गुआंग याओ ने अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया। तुम मुट्ठी टक्कर। हेलियन वेई वेई ने उपहास किया, एक तरफ हटिए। रनिंग डैश। नीचे चर्चा अभी भी चल रही थी, सबका ध्यान हेलियन गुआंग याओ पर था। हेलियन गुआंग याओ ने अपने गुस्से को दबाया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने हेलियन गुआंग याओ ने इतने सालों तक केवल हेलियन कबीले के लिए कड़ी मेहनत की है। भले ही कोई श्रेय न मिले, लेकिन मेरी मेहनत तो रही है। फिर भी मुझे इस तरह गलत समझा गया है। खैर, बैठक के बाद सबको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। मुखौटा। हेलियन वेई वेई ने उनके पाखंडी भाषण को नजरअंदाज कर दिया। वह उन्हें देखते हुए मुस्कुराती रही क्योंकि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार उन्हें सीट तो छोड़नी ही थी। हेलियन गुआंग याओ को अभी सीट देनी पड़ी, लेकिन उनका मानना था कि यह हरामजादी लिटिल बी स्टार्ट केवल थोड़े समय के लिए ही डींगे मार सकती है। वह प्रबंधकों के फैसले का इंतजार करेंगे। वे उसे उसी तरह सबक सिखाएंगे जैसे उसने सीट पाने के लिए उनके साथ किया था। स्माइल विद हॉर्न्स डाउनवर्ड ट्रेंड। हेलियन गुआंग याओ ने अपनी आस्तीन झाड़ी और उठ खड़े हुए, फिर वे एक तरफ चले गए और बैठ गए। वह सीट भी नीची नहीं थी, लेकिन हेलियन वेई वेई की मुख्य सीट की तुलना में उसमें काफी अंतर था। हेलियन वेई वेई तुरंत नहीं बैठी, बल्कि उसने सीट के बगल में बैठी सू यानमो की ओर देखा। उसकी नजर और भी ठंडी हो गई। वह उसकी माँ की सीट होनी चाहिए थी। उसकी यादों में उसकी माँ अपने पिता दादाजी के बगल में पूरे कवच में बैठकर एक बड़े कबीले पर शासन करती थी। महिला लड़की, फिर इस औरत को वहां बैठने का क्या अधिकार था? हेलियन वेई वेई मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें भावहीन रहीं। उसने सू यानमो को घूरा, लेकिन उससे बात नहीं की। इसके बजाय उसने फिर से प्रबंधक को पुकारा, प्रबंधक झांग। प्रबंधक समझ नहीं पा रहा था कि राजकुमारी को आज वह इतनी अच्छी तरह क्यों याद आ रहा है।
उसने परेशानी में उत्तर दिया, जी। रश्ट फेस, इस गरिमामय कबीले की बैठक में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक दूसरी पत्नी, सेकंड वाइफ को, जिसका कबीले से कोई संबंध नहीं है, दूसरी सबसे ऊंची सीट पर बैठने दो। हेलेन वेई ठंडे स्वर में बोली, मेरी 7 साल की अनुपस्थिति के दौरान क्या ये कबीला इतना अनुशासनहीन हो गया है? नो एंट्री साइन। प्रबंधक झांग के अलावा अन्य प्रबंधकों को भी ये सुनकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। वास्तव में सु यानमो का उस सीट पर बैठना अनुचित था। जाहिर है हेलियन वेई इसी बात पर प्रहार करेगी। प्रबंधक झांग के लिए सु यानमो के खिलाफ फैसला लेना उतना कठिन नहीं था जितना हेलियन गुआंगियाओ के लिए था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैडम क्यों न आप सीट बदल लें? उंगली से बाएं ओर इशारा। सड़क पर हुई उस घटना के अलावा सु यानमो का आज से पहले इतने सारे लोगों के सामने कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। फिर भी परिस्थितियों ने उसे मना करने का कोई विकल्प नहीं दिया। उसने इस बैठक के लिए पूरे दिन तैयारी की थी, खासकर अपनी पोशाक की, इस उम्मीद में कि वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेगी। पोशाक 1। हालांकि अब उसे अपनी सीट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सु यानमो का सीना गुस्से से भर गया, जैसे वह कभी भी फट जाएगी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। यह मेरी गलती है, इतने सालों के बाद मैंने खुद को कबीले का हिस्सा माना, लेकिन मैं बहिष्कृत होने से नहीं बच सकती। जैसा कि गुआंग याओ ने कहा, हम देखेंगे कि बैठक समाप्त होने के बाद क्या होता है। सांप क्रोध। अपनी बात पूरी करने के बाद वह खड़ी हो गई और हेलियन गुआंग याओ के बगल में बैठने की योजना बनाई, लेकिन उसने महसूस किया कि वहां कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वह केवल बगल में अजीब तरह से खड़ी रह सकी। उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं। वो देखना चाहती थी कि जब बाद में गुप्त सेना, हिडन आर्मी आएगी तो वह हरामजादी क्या प्रतिक्रिया देगी। छोटा सा भूत आंखें। स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। हेलियन वेई ने सु यानमो की आंखों में देखा तक नहीं। अपनी पोशाक को समेटते हुए और सधे हुए कदमों के साथ वो मुख्य सिंहासन पर बैठ गई। नीचे प्रबंधकों, स्टूवर्ड्स को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। नेल पॉलिश फायर। 7 वर्षों से उसे परिवार की, कबीले की बैठक, क्लैन मीटिंग में प्रवेश करने का अधिकार तक नहीं था। 7 साल बाद उसने आखिरकार उस सीट पर फिर से अधिकार जमा लिया जो मूल रूप से उसके दादाजी की थी। हेलियन वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि अपनी रगों में उमड़ते जज्बात पर काबू पाने का यही एकमात्र तरीका था। मुकुट, शांत हो जाओ, ये तो बस शुरुआत है। असली तमाशा अब शुरू होगा। मुखौटा। हेलियन वेई मुस्कुराए और बैठक शुरू करने का संकेत दिया। प्रबंधकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक अनुभवी बुजुर्ग प्रबंधक ने धीमी और भारी आवाज में बोलना शुरू किया, चूंकि यह बैठक पहले वाली बैठकों से अलग है, इसलिए हम और समय बर्बाद नहीं करेंगे। आधे महीने पहले कबीले की बैठक का नोटिस दिया गया था। जैसा कि सबको पता है, ओल्ड मास्टर के निधन के बाद भी हेलियन कबीला समृद्ध रहा, लेकिन अब हमें वह सम्मान नहीं मिलता जो पहले मिलता था। कबीले के लोग केवल एक स्थानापन्न कुलपति, सब्स्टिट्यूट पेट्रियार्क के भरोसे एकजुट नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक वैध कुलपति चुनना होगा। आज यहाँ 10 उम्मीदवार हैं और उनमें से एक आज रात कुलपति बनेगा। यह मानते हुए कि आप सभी ने अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुन लिया होगा, आइए निष्पक्ष निर्णय के लिए हाथ उठाकर मतदान शुरू करें। स्क्रॉल। बुजुर्ग ने 10 उम्मीदवारों की बात की थी। हालांकि जो लोग स्थिति की गहराई समझते थे, वे जानते थे कि वास्तव में यह मुकाबला केवल हेलियन गुआंग याओ और हेलियन वेई के बीच है, जो दोनों ही सीधे वंश और रक्त संबंध से थे। 7 वर्षों से हेलियन गुआंग याओ ने, जो केवल एक दामाद था, हेलियन कबीले की सारी शक्ति अपने हाथ में रखी थी। हेलियन वेई अतीत में पूरी तरह से बेकार मानी जाती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से गुआंग याओ ने उसके जन्मसिद्ध अधिकार पर कब्जा कर लिया था। वास्तव में हेलियन कबीले को ओल्ड मास्टर ने अपने दम पर खड़ा किया था। यदि युद्ध के दौरान उनकी सैन्य उपलब्धियां न होती तो कबीला आज इस मुकाम पर न होता। यूरोपीय महल। लेकिन हेलियन गुआंग याओ इतनी आसानी से वह सत्ता नहीं छोड़ने वाला था जिसे उसने इतने सालों से पकड़ रखा था। अब जब वेई अपना अधिकार वापस चाहती थी तो समस्या सिर्फ गुआंग याओ की सहमति की नहीं थी, बल्कि उन प्रबंधकों के समर्थन की भी थी जो गुआंग याओ के पीछे खड़े थे। शुरू से ही उन्होंने ओल्ड मास्टर की वसीयत के खिलाफ जाकर गुआंग याओ का साथ दिया था और इसके बदले में इन वर्षों में कई लाभ प्राप्त किए थे। मनी बैग सांप। यदि वेई सत्ता में आती तो न केवल उनके द्वारा लिए गए लाभ उजागर हो जाते, बल्कि यह भी पता चल जाता कि उन्होंने ओल्ड मास्टर को धोखा दिया था। दूसरे शब्दों में, वेई के लिए अपना हक वापस पाना आसान नहीं होने वाला था। कई लोगों को वेई से कोई उम्मीद नहीं थी और वे सिर हिलाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे।
अनअम्यूज्ड, हेलियन वेई वेई शांति से अपनी चाय पी रही थी, मानो उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका कोई लेना देना न हो। पहले 8 उम्मीदवारों में से किसी को भी एक भी वोट नहीं मिला। प्रबंधकों को अपनी योजना के अनुसार काम करते देख हेलियन गुआंग याओ की आंखें चमक उठीं। स्माइल विद हॉर्न्स, इसे बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उसे साफ देखना होगा कि हेलियन विरासत का असली वारिस कौन होगा। अगली उम्मीदवार हेलियन वेई वेई। जैसे ही प्रबंधक झांग ने उसका नाम लिया, भीड़ में कानाफूसी और शोर फिर से बढ़ गया। लाउडस्पीकर, हेलियन वेई वेई आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई, उसकी लंबी पोशाक और लहराती आस्तीनें उसे एक राजसी रूप दे रही थीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 7 साल पहले मैं बहुत छोटी और अनुभवहीन थी और यह नहीं समझ पाई कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे जहर दिया गया था, इसलिए मेरा व्यवहार निराशाजनक होना स्वाभाविक था। लेकिन अब जब मैं ठीक हो चुकी हूं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि पूरा डिवाइन मेनलैंड हेलियन कबीले का सम्मान करे। वे फिर कभी हमारी राह में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। फायर, उसके शब्दों ने दर्शकों को चौंका दिया क्योंकि यह ओल्ड मास्टर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। उनके अलावा किसी में भी ऐसा वादा करने का साहस नहीं था। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह उनकी सीधी वारिस है? हस्ट फेस थॉट बलून। जैसे ही दर्शक इस पर विचार कर रहे थे, हेलियन गुआंग याओ अचानक बिना किसी गर्मजोशी के ठंडी हंसी हंसने लगा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, वे कुछ चीजों के लिए सिर्फ वादों से ज्यादा की जरूरत होती है। तुम कभी कबीले के किसी काम में शामिल नहीं रही, तो तुम इसके बारे में क्या जानती हो? एक महान कुलपति केवल जोश और गर्म दिमाग से समस्याओं का समाधान नहीं करता। गुआंग याओ ने उसे बोलने का मौका दिए बिना झांग की और मुड़कर कहा, ठीक है, वोटिंग जारी रखो। अनअम्यूज्ड, प्रबंधक झांग ने सिर हिलाया और प्रबंधकों को वोट देने का इशारा किया। यह देखकर सू यानमो को अपनी जीत का एहसास हुआ। उस हरामजादी को शायद पता नहीं है, लेकिन प्रबंधकों को शुरू से ही रिश्वत दी जा चुकी है। झांग के अलावा कई अन्य प्रबंधक भी उनसे लाभ ले रहे थे और बैठक शुरू होने के बाद से ही वेई को सीट से उतारने का इंतजार कर रहे थे। सांप मनी बैग, हालांकि एक पुराना जिद्दी बुजुर्ग ओल्ड मैन झोंग ऐसा था जिसे वे नहीं मना पाए थे। फिर भी अनुपात 9 और 1 का था, इसलिए विजेता कौन होगा ये साफ था। सू यानमो ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और तमाशा देखने के लिए वेई की ओर मुड़ी। आंखें, आइए, प्रबंधक अब मतदान करेंगे। जैसे ही झांग ने अपनी बात खत्म की, ओल्ड मैन झोंग को छोड़कर किसी ने हाथ नहीं उठाया। झांग ने इसे अपनी जीत मानकर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि किसी ने वोट नहीं दिया, तो हम। हैंड वेविंग स्मर्क, सरसराहट, रनिंग डैश। अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। प्रबंधक झांग अविश्वास में ठिठक गया जब उसने देखा कि अन्य प्रबंधकों ने एक एक करके अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं। उसने तुरंत गुआंग याओ की ओर देखा। अस्टोनिश्ड फेस, हेलियन गुआंग याओ वहीं जम गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसे अचानक कुछ याद आया हो। उसका चेहरा पहले सदमे से भरा था, फिर वह बेकाबू गुस्से में बदल गया। यहां तक कि सू यानमो भी खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। एंग्री क्रोध फायर, ये कैसे संभव है? उन्होंने हेलियन वेई को वोट क्यों दिया? तुम सब। हेलियन गुआंग याओ अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। वह गुस्से में ऐसे हाँफ रहा था मानो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। लुक ऑफ ट्रायम्फ पिशाच, प्रबंधकों में से एक ने मजे लेते हुए कहा, ऐसे मत बनो भाई गुआंग याओ। ऐसे समय में हम उसी के पीछे चलते हैं जो हमें ज्यादा चांदी पैसे देता है। मनी बैग, ये सुनकर गुआंग याओ का चेहरा काला पड़ गया। वह वेई की ओर मुड़ा और बोला, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे तरीकों को कमाका है। अमावस्या, मिस्टर गुआंग याओ, आप शायद भूल गए हैं कि इसकी शुरुआत आपने ही की थी। मैंने तो बस आपकी मूल योजना में कुछ चांदी और जोड़ दी क्योंकि मुझे लगा कि यह एक अच्छी योजना थी। हेलियन वेई बेपरवाही से सीट पर बैठ गई। अपना सिर अपनी हथेलियों पर टिकाते हुए उसने गुआंग याओ की ओर अपनी भौहें उठाईं। मैंने प्रबंधक झांग को छोड़ दिया क्योंकि वह आपका वफादार है, लेकिन बाकी सबने अपनी मर्जी से वोट दिया है। 9 और 1, ये शुरू से ही आपकी योजना रही होगी, लेकिन अफसोस मुझे 9 मिले और आपके पास सिर्फ 1 बचा। नेल पॉलिश फायर कूल स्माइल, हेलियन वेई के आखिरी वाक्य के बाद हेलियन गुआंग याओ के हमेशा गर्व से भरे रहने वाले चेहरे पर पहली बार घबराहट और असुरक्षा के भाव दिखाई दिए। फ्यू फ्यू फ्यू। सू यानमो भी घबरा गई और दौड़कर गुआंग याओ के पास पहुंची, मानो उनसे पूछ रही हो कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। रश्ड फेस, हेलियन वेई ने अपने सामने मौजूद उन दोनों को देखा। एक समय था जब उसे भी इसी तरह कबीले से बाहर निकाला गया था।
उसे जाने के लिए मजबूर किया गया और वह सब कुछ छोड़ने पर विवश किया गया जो उसका था। इसके अलावा उसे उस दर्द, नफरत और पछतावे के साथ अकेला छोड़ दिया गया था जो उसकी मां ने मरने से पहले उसे सौंपा था। इन सब यादों ने वेई वेई की आंखों में एक ठंडी चमक पैदा कर दी। प्रबंधक झांग, क्या आप गूंगे हो गए हैं? क्या आप नहीं जानते कि परिणाम कैसे घोषित किए जाते हैं? वेई वेई का दबदबा इस समय बेली जिया जुए के बराबर था। प्रबंधक झांग डर के मारे कांपने लगा और हकलाते हुए बोला, मैं घोषणा करता हूं। फेयरफुल लाउडस्पीकर, रुको। हेलियन गुआंग याओ ने झांग को बीच में ही टोक दिया और ठंडे स्वर में कहा, मूल रूप से मैं इस मामले की घोषणा इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या आप प्रबंधकों को याद है कि ओल्ड मास्टर ने अपनी मृत्यु से पहले क्या कहा था? यदि कोई गुप्त सेना हिडन आर्मी का समर्थन हासिल कर लेता है तो उनका एक वोट 10 वोटों के बराबर माना जाएगा। पेपर। प्रबंधकों में सन्नाटा छा गया क्योंकि जैसे ही उन्होंने गुप्त सेना का नाम सुना उनकी सांसें थम गईं। यहां उपस्थित हर कोई जानता था कि गुप्त सेना पिछले 10 वर्षों से गायब थी। एक दशक तक उन्होंने उन्हें खोजने का हर संभव प्रयास किया था लेकिन सब बेकार रहा। गुप्त सेना केवल और केवल ओल्ड मास्टर के आदेश मानती थी। गुआंग याओ, तुमने गुप्त सेना का जिक्र किया, क्या इसलिए कि तुम जानते हो वे कहाँ हैं? एक प्रबंधक भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण उत्साह में खड़ा हो गया। गुआंग याओ ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, सच तो यह है कि मैं पिछले कुछ दिनों से गुप्त सेना के वर्तमान जनरल के साथ पत्रों का आदान प्रदान कर रहा हूं। वे इस बैठक में दर्शकों के बीच मौजूद हैं। कूल, सच में। बाकी प्रबंधक आपस में कानाफूसी करने लगे। गुआंग याओ फिर से हंसा, मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। हेलियन कबीले के विकास के लिए उन्हें ढूंढना जरूरी था। मनी। प्रबंधकों ने हिचकिचाहट के साथ वेई वेई की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी, ओल्ड मास्टर के निर्देशों के अनुसार गुप्त सेना वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह कुलपति की सीट क्यों ना आप इसे वरीड। गुप्त सेना अभी यहाँ आई भी नहीं है और आप, प्रबंधक जू, मुझसे इतनी जल्दी हार मानने को कह रहे हैं। वेई वेई पीछे झुककर आराम से बैठ गई और अपने पैर पर पैर चढ़ा लिए। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, आइए तब तक इंतजार करें जब तक हेलियन गुआंग याओ गुप्त सेना के सिपाही को सामने आने के लिए नहीं कहते। स्मर्क नेल पॉलिश। सु यानमो मन ही मन मुस्कुराए, ये हरामजादी अभी भी हार नहीं मानेगी। गुआंग याओ ने समय बर्बाद न करते हुए भीड़ की ओर चिल्लाकर कहा, जनरल ची, क्या आप वहां हैं? लाउडस्पीकर मुखौटा। हाँ। अर्धमूर्ति। भीड़ के बीच से काले कपड़ों में लिपटे ची यान धीरे धीरे बाहर निकले। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वहां मौजूद सभी लड़कियां उन्हें देखने लगीं। उनके शांत और वीरतापूर्ण अंदाज को देखकर दिमाग में बस एक ही बात आती थी, एक अद्वितीय पुरुष। वन स्माइलिंग फेस। ची यान का चेहरा देखकर कुछ पुराने प्रबंधकों को कुछ याद आया। आप सेवानिवृत्त सम्राट के मास्टर ची हैं। मास्टर ची परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी, जिन्होंने कभी शाही सुखों और शक्तियों को स्वीकार नहीं किया था। ये जानकर सब दंग रह गए कि वे गुप्त सेना के जनरल बन गए हैं। हश्ड फेस। प्रबंधक हैरान थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह सही भी है। ओल्ड मास्टर ने कभी ची यान की जान बचाई थी और ये लड़का शायद अपना कर्ज चुका रहा था। गुप्त सेना के जनरल के रूप में ऐसे व्यक्ति के होने का मतलब था कि सेना पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। प्रबंधकों का उत्साह चरम पर था। अपवर्ड ट्रेंड फायर। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि हेलियन वेई वेई इस शोर शराबे से बिल्कुल भी विचलित नहीं थी। वह अपनी आलसी मुद्रा में वैसे ही बैठी रही। ची यान के पीछे 2 और कमांडर थे। उनमें से एक ने जब वेई वेई को देखा तो वह आदत के अनुसार लगभग उसका अभिवादन करने ही वाला था, लेकिन दूसरे ने उसे पकड़ लिया और धीरे से डांटा, दाश्योंग। पेपर। ची यान समझ गए कि क्या हुआ है। बिना सोचे समझे काम करने वाला दाश्योंग वेई वेई को देखकर अपना आपा खो बैठा था। ची यान बेबस महसूस कर रहे थे और उन्होंने केवल अपनी भौहें सिकोड़ी। गुआंग याओ मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, हालांकि वे सोच रहे थे कि वहां 3 लोग क्यों हैं, उन्होंने सिर्फ जनरल को बुलाया था। गुआंग याओ बहुत खुश थे। अब वे कानूनी उत्तराधिकारी होंगे और वह हरामजादी कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने वेई वेई की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोले, तुम्हें अब अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। तुरंत यह सीट मेरे हवाले कर दो। स्माइल विद हॉर्न्स सीट। स्वीकार। वेई वेई ने फिर से अपने पैर बदले और उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रही। मैं बताना भूल गई, मैंने आपके और मैडम सू के लिए कबीले की बैठक के लिए एक भव्य उपहार तैयार किया है। मैं अभी दिखाती हूँ।
उसने अपने पास खड़े एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने उसे एक पत्र सौंपा। उपहार। वेई वेई ने पत्र लिया और सामग्री पर नजर डाली, फिर अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए हंसने लगी। लिखावट अच्छी है, लेकिन सामग्री बहुत उबाऊ है। पढ़ने वाला लेखक को केवल बनावटी समझेगा। लीजिए, ये पत्र मिस्टर गुआंग याओ को दिखाए। गार्ड ने वे पत्र गुआंग याओ को थमा दिए। बुकमार्क टैब्स टीयर्स ऑफ जॉय। शुरू में गुआंग याओ उन्हें फेंक देना चाहते थे, लेकिन पत्र की लिखावट अविश्वसनीय रूप से जानी पहचानी थी। यह उनकी अपनी लिखावट थी। क्या बकवास चल रही थी। उन्होंने पत्र झपट लिए और उन्हें पढ़ना शुरू किया। उनकी आंखें गुस्से और हैरानी से फैल गईं। ये वही पत्र थे जो उन्होंने गुप्त सेना को लिखे थे। उनके पास ये कैसे आए? फेयरफुल फेस क्रोध बुकमार्क टैब्स। गुआंग याओ ने सिर उठाकर वेई वेई को घूरा। वेई वेई बस मुस्कुराए और उनकी तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने कुछ दूरी पर खड़े चियान की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और आलस्य से कहा, यहाँ आओ। नेल पॉलिश उंगली से दाहिनी ओर इशारा अर्धमूर्ति स्माइल। जी। चियान का लहजा धीमा था, फिर भी उसमें मजाक का एक हल्का पुट था जब वे हिलियन वेई वेई की ओर बढ़े। इसके बाद अपनी आंखों में गहराई लाते हुए वे फिर से धीमी आवाज में बोले, यंग मास्टर मालिक। अर्धमूर्ति। उनके मुंह से निकले इन आखिरी दो शब्दों ने हेलियन गुआंग याओ को अचानक कुछ महसूस करा दिया। फ्लश्ड। जैसे ही उनके हाथों ने पत्रों के ढेर को कसकर पकड़ा, उन्होंने चियान की ओर देखा। फेयरफुल फेस बुकमार्क टैब्स। असंभव। ये पूरी तरह से असंभव था। जो दर्शक दूर खड़े थे, वे बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऊपर क्या चल रहा है। हालांकि वे भ्रमित थे। क्या गुप्त सेना को हेलियन गुआंग याओ ने नहीं बुलाया था? फिर जनरल राजकुमारी के पास क्यों चले गए? क्वेश्चन मार्क। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, शायद मामला पलट गया है। भीड़ में फिर से कानाफूसी होने लगी। लहर। हेलियन गुआंग याओ को चक्कर आने लगा और उन्होंने अपनी आशंका के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। इस बीच दा श्योग अब और खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने वेई वेई को चियान को बुलाते देखा, वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक घुटने के बल बैठ गया। एक जोरदार धमक के साथ भीड़ के बीच खड़ी बाकी गुप्त सेना भी हरकत में आ गई। उस दृश्य की भव्यता वाकई शानदार थी। टक्कर। हेलियन वेई वेई हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हुई। हेलियन गुआंग याओ, आपको किस आधार पर लगा कि आप मेरी गुप्त सेना को आदेश दे सकते हैं? उन मामूली पत्रों के साथ। दा श्योंग, इसे बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? स्मर्क नेल पॉलिश। बेशक, यंग मास्टर की सहायता के लिए। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। लाउडस्पीकर। जैसे ही उसने चिल्लाकर जवाब दिया, भीड़ में खलबली मच गई। उसने राजकुमारी को क्या बुलाया? यंग मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। क्या गुप्त सेना ने पहले ही अपना मालिक ढूंढ लिया है? अस्टोनिश्ड फेस बल्ब। ये नामुमकिन है, गुप्त सेना इतने समय से गायब थी, राजकुमारी उन्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकती थी, है ना? ये पूरी तरह असंभव नहीं है, बस उन लोगों को देखो। भीड़ ने मुड़कर देखा कि वहां 18 आदमी थे, जो सभी काले लिबादों में थे, जिनमें वे गार्ड भी शामिल थे जो अभी वेई वेई के पीछे खड़े थे। उन सभी के खड़े होने का अंदाजा अलग था और वे बहुत सुंदर तो नहीं थे, लेकिन उनसे एक ऐसा घातक आभा और निकल रहा था जिसने भीड़ का दम घोट दिया। खोपड़ी अमावस्या। उन्होंने सच में अपना मालिक ढूंढ लिया है। प्रबंधकों के हाथ से चाय के प्याले गिर गए और वे अविश्वास में बड़बड़ाने लगे। क्रोध रश्ड फेस। हालांकि सुयानमो को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 दिन पहले तक तो वे पत्रों का आदान प्रदान कर रहे थे। ये कैसे संभव था कि उन्होंने उस हरामजादी को अपना मालिक मान लिया? झूठ। ये सब झूठ है। पिशाच नो एंट्री साइन। ओल्ड मास्टर, उन्हें जल्दी बताओ। उन्हें बताओ कि गुप्त सेना का असली मालिक कौन है। सुयानमो ने गुआंग याओ की आस्तीन खींची, उसकी चीख एक तेज ब्लेड की तरह हवा को चीर गई। कुकिंग नाइफ। उसका दिमाग वेई वेई को अपमानित होते देखने के विचार से इतना भरा हुआ था कि उसने गौर भी नहीं किया कि गुआंग याओ के चेहरे का रंग उड़ चुका है। डाउनवर्ड ट्रेंड अमावस्या। जैसे ही उसने गुआंग याओ के हाथों में पत्र देखे, सुयानमो को आखिरकार सब समझ आ गया। उसकी आंखें सदमे और भ्रम से भर गईं और वह कांपते होठों से बुदबुदाए, क्या वह शुरू से ही हमारे पत्रों का जवाब दे रही थी? क्या वह हमसे पहले गुप्त सेना तक पहुंच गई? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये पत्र, ये लिखावट। ओल्ड मास्टर, कुछ कहिए। आखिर चल क्या रहा है? फेयरफुल फेस बुकमार्क टैब्स। गुआंग याओ को अपने कानों में बस भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी और उनका पूरा शरीर अकड़ गया।
उन्हें चक्कर आने लगा और अचानक वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, उनके हाथ कांपने लगे और उनका संतुलन बिगड़ने लगा। रस्ट फेस बवंडर, ओल्ड मास्टर, सु यानमो घबराहट में चिल्लाए और उन्हें सहारा देने के लिए दौड़ी। पेपर, उसके इस कदम से गुआंग याओ की गरिमा बच गई। उन्होंने अपने सिर को पकड़ लिया जैसे वे मतली के गुजरने का इंतजार कर रहे हों। ये देखकर सु यानमो से अब और रहा नहीं गया और उसने वेई वेई की ओर उपदेशात्मक लहजे में अपनी आंखें उठाईं। वेई वेई, चाहे तुम कितनी भी नासमझ हो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि वह तुम्हारे पिता हैं। मैं जानती हूं कि तुम इतने सालों से मुझसे नफरत करती आए हो, इसलिए तुम अपने पिता को इस तरह दंडित कर रही हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो, लेकिन तुम जानबूझकर अपने पिता को इस तरह क्यों सता रही हो। महान शक्ति वाला व्यक्ति पितृभक्ति फिलियल पायटी के बिना कुछ भी नहीं है। पिशाच स्क्रॉल, सु यानमो का चेहरा धर्म और न्याय के मुखौटे जैसा था। वे उसके लिए बस एक ऐसी दुष्ट लड़की थी जो अपने पिता को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। सांप मुखौटा, स्वाभाविक रूप से उसकी बातों से फिर से अशांति फैल गई। आखिरकार प्राचीन काल में पितृभक्ति को सबसे ऊपर माना जाता था। क्या सु यानमो उसे सीट पाने से रोकने के लिए तमाशा कर रही थी? वे की आंखें ठंडी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पितृभक्ति, यह इस पर निर्भर करता है कि क्या वह मेरे इस प्रयास के योग्य भी हैं। उसने गुआंग याओ की ओर गुस्से से इशारा किया। 7 साल पहले जब मेरी मां घायल और बिस्तर पर पड़ी थी, तब इस नीच बीस्टार्ट ने क्या किया? न केवल उसने मां की पीठ पीछे दूसरी औरत ढूंढ ली, बल्कि उसने उस औरत से शादी भी कर ली। तो अगर तुम मुझे उपदेश दे सकती हो तो मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। मेरी मां बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी, उन्होंने क्या गलत किया था? अगर वह हेलियन परिवार में नहीं रहना चाहता था तो वह बोरिया बिस्तर समेटकर जा सकता था, लेकिन अपने लालच की वजह से उसने मेरी मां को जहर दिया ताकि वह कबीले पर राज कर सके। गुआंग याओ मेरे दादाजी और मेरी मां के उपकारों के नीचे दबा है। वह आदमी कहलाने के लायक नहीं है। मेरे दादाजी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक जान बचाकर वे ऐसे अनैतिक चोर को पाल रहे हैं। सुई पिशाच फायर, तुम। गुआंग याओ वेई की बातों से इतने क्रोधित हुए कि हकलाने लगे। पिशाच क्रोध, इस चौंकाने वाले रहस्य को जानकर प्रबंधक अविश्वास में गुआंग याओ और सु यानमो की ओर देखने लगे। सु यानमो डरी नहीं थी। जब उन्होंने वह काम किया था तब सिर्फ वह और गुआंग याओ थे। कौन साबित कर सकता था कि उन्होंने ही उसे मारा था? मुखौटा, वे तुम खुद को सही साबित करने के लिए अपने पिता के नाम को कलंकित नहीं कर सकती। सु यानमो ने अपनी योजना बना रखी थी। सांप, चतुर वे जानती थी कि सु यानमो अपना बचाव कर रही है। वह हंसते हुए आगे बढ़ी और सु यानमो के कान के पास धीरे से फुसफुसाया, मैडम सु, आप इतनी जल्दी नतीजे पर क्यों पहुंच रही हैं? मेरा दूसरा उपहार तो अभी आया भी नहीं है। स्मक उपहार कान। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाहर से एक छोटी और सुंदर आकृति दौड़ती हुई आई और गुआंग याओ को गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे। गुआंग याओ, क्या आप ठीक हैं? ठंडा पसीना चेरी ब्लॉसम। गुआंग याओ को उम्मीद नहीं थी कि लेन लियान यहां आएगी और उन्होंने अनजाने में उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। आखिरकार वे सार्वजनिक स्थान पर थे, लेकिन उसकी आंखों में चिंता देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। चमकता दिल, ये कौन है? सु यानमो की आवाज इतनी तेज थी कि उसमें उसकी सारी दुष्टता झलक गई। गुआंग याओ, जवाब दो, ये कौन है? फेयरफुल फेस पिशाच स्पीकर। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति ऐसे समय में किसी और औरत को अपनी बाहों में थामे होगा। दिल टूटना ज्वालामुखी स्माइल। हेलियन गुआंग याओ स्पष्ट रूप से इतने सारे लोगों की नजरों के सामने अपने निजी मामलों की व्याख्या नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अधीरता से उत्तर दिया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हम इसके बारे में घर वापस जाकर बात करेंगे। एंग्री पाउटिंग, वापस जाएं। सु यानमो को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि वह दूसरी औरत लैन लियान हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसका गर्व और गरिमा इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वह लैन लियान के हाथ गुआंग याओ से छुड़ाना चाहती थी। ज्वालामुखी क्रोध। लैन लियान ऐसे कांपने लगी जैसे वह बहुत डरी हुई हो और हेलियन गुआंग याओ की बाहों में दुबक गई और धीरे से बोली, गुआंग याओ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ठंडा पसीना। अच्छी बच्ची, तुम गलत नहीं हो। लैन लियान को सांत्वना देने के बाद हेलियन गुआंग याओ ने सु यानमो की ओर देखा, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ? क्या तुमने आज हमारे लिए पर्याप्त अपमान नहीं कराया है? लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर।
इससे पहले वे इस बात से चिंतित थे कि सू यानमो को उनकी प्रेमिका के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अब उनके पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा था। सू परिवार का वह बूढ़ा पहले ही मृत्युशैया पर था और वे जल्द ही सू परिवार पर कब्जा कर लेंगे। जहां तक इस औरत सू यानमो की बात है, अगर वह समझदारी से काम लेती तो वे उसे भोजन और कपड़े देते रहेंगे, अन्यथा उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अमावस्या, क्या मैं अपमानजनक हूं या तुम अपमानजनक हो? देखो वह कितनी जवान है, तुम कैसे? तुम। सू यानमो जितना अधिक बोलती, उसे उतना ही महसूस होता जैसे हवा कम हो रही हो। उसने अपना हाथ उठाया और अपना माथा ढांक लिया। ये स्पष्ट था कि वह लैन लियान जैसी सुंदर या जवान नहीं थी। उस हताशा ने उसके मन को ठंडा कर दिया और उसने अपनी पिछली गरिमा पूरी तरह खो दी और लैन लियान के बाल पकड़ लिए। तुम छोटी हरामजादी! महिला क्रोध मुट्ठी। लैन लियान के कौशल के साथ उससे बचना आसान होता, लेकिन वह छिपी नहीं। इसके बजाय वह सू यानमो की ताकत के साथ आगे बढ़ी और जोर से जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी उंगलियां उसके पेट को ढंकने लगीं। वह लगातार चिल्ला रही थी, गुआंग याओ, दर्द हो रहा है। टायर्ड हेलियन गुआंग याओ का दिल दर्द से भर गया। उन्होंने लैन लियान को ऊपर उठाया और सू यानमो को जोर से एक लात मारी। सू यानमो ने सोचा भी नहीं था कि वह उसे मारेंगे और जब उसे दर्द महसूस हुआ तो उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया और नफरत में अपने दांत पीसने लगी। हम 7 साल से पति पत्नी हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पिशाच, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। सच तो ये था कि गुआंग याओ उसे इतनी जोर से लात नहीं मारना चाहते थे, लेकिन लैन लियान के साथ अन्याय होते देख वे नियंत्रण खो बैठे। लियन एर गर्भवती है, लेकिन तुम्हें एक झगड़ालू औरत की तरह व्यवहार करना था और उसे मारना था। हम इसके बारे में घर जाकर बात करेंगे। उन्होंने हेलियन परिवार की विरासत का अधिकार पहले ही खो दिया था, वे अपना सम्मान और नहीं खोना चाहते थे। क्रोध घर। जैसे ही सू यानमो ने गर्भावस्था का जिक्र सुना, वह अंदर तक कांप गई और हताशा की एक और लहर उसके दिमाग से टकराए। तुम बहुत समय से साथ हो। क्या यह उस समय हुआ जब तुम बहाने बनाते थे कि तुम व्यस्त हो? तुम तब इस हरामजादी के पास जाते थे, है ना? हेलियन गुआंग याओ, क्या तुम इंसान भी हो? दिल टूटना फेयरफुल फेस पिशाच। मैं अभी तुमसे बात करने की जहमत नहीं उठा सकता। गुआंग याओ ने देखा कि उससे बात करना व्यर्थ होगा और अपनी लंबी आस्तीन झाड़ते हुए वे जाने के लिए मुड़ गए। अनअम्यूज्ड कबीले की बैठक के कई प्रबंधक जानकारी के इस धमाके से दंग रह गए थे। हालांकि सू यानमो के लिए उनकी नजरों में सहानुभूति और दया का भाव था। हकीकत में बहुत कम लोग जानते थे कि गुआंग याओ की बाहर एक प्रेमिका है। सू यानमो ने मूर्खतापूर्ण तरीके से उन पर विश्वास किया था, यह महसूस किए बिना कि सू परिवार भी गुआंग याओ के चंगुल में फंस चुका है। डाउनवर्ड ट्रेंड पेंसिव फेस। हेलियन गुआंग याओ। सू यानमो ने अपने बाएं हाथ से जमीन पर जोर से प्रहार किया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, जाओ और देखो कि यह तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहता है। क्या तुम भूल गए, हेलियन परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हमारे सू परिवार के पास तुम्हें खत्म करने के सैकड़ों तरीके होंगे। लाउडस्पीकर फायर पिशाच। लोगों की आंखों में सहानुभूति और बढ़ गई। दाशियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर खुजलाया और हेलियन वेई से पूछा, यंग मास्टर, यह क्या है? क्वेश्चन मार्क। हेलियन वेई ने मुस्कुराते हुए उसे मुट्ठी भर बीज दिए और चाय का प्याला थामे हुए बस इतना कहा, तमाशे का आनंद लो। स्माइल चाय की प्याली सूरजमुखी। दाशियों को समझ नहीं आया कि आनंद लेने के लिए क्या था, लेकिन ये साथी और लिटिल सेवन एक ही स्वभाव के थे। जब तक भोजन था सब कुछ अच्छा था, इसलिए उसने खुशी खुशी अपने बगल के गार्डों को कोहनी मारी और फुसफुसाया, जल्दी करो, जगह बनाओ। सूरजमुखी यमी फेस। ची यान उन सब में सबसे गंभीर था, इसलिए जब उसने गुप्त सेना के कुछ सबसे वीर सैनिकों को किनारे पर उखड़ू बैठे, नाश्ता करते और कहानी की चर्चा करते देखा, तो उसने चाहा कि वह दिखावा कर सके कि वह इन लोगों को नहीं जानता। स्पष्ट रूप से छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लोगों के दिलों में वे हमेशा पराक्रमी और सुंदर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि अब उनके पास एक अविश्वसनीय यंग मास्टर थी। ची यान को अपनी ओर भौहें सिकुड़ते देख हेलियन वेई को लगा कि वह असंतुष्ट है, क्योंकि उसने उसके साथ बीज साझा नहीं किए थे और इसलिए अपनी गोल आंखें फैलाते हुए उसने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए। यह आखिरी मुट्ठी है। पेपर सूरजमुखी। नहीं धन्यवाद, ची यान ने रूखेपन से कहा, लेकिन उसके मुंह के कोने फड़फड़ाए और उसने मन ही मनाह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, यह पहले जैसा नहीं था।
चारों ओर से घिरे होने के कारण हेलियन गुआंग याओ ने स्वाभाविक रूप से असहज महसूस किया। शुरू में वे वापस नहीं मुड़ना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लेन लियान ने धीरे से कहा, गुआंग याओ, आपको रुक जाना चाहिए। अगर मेरी वजह से आप सब कुछ खो देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। साफ ठंडा पसीना। जब हेलियन गुआंग याओ मुड़े तो सू यानमो ने उपहास किया और गहरी सांस ली। गुआंग याओ, ध्यान से सोचो। एक बार जब तुम इस दरवाजे से बाहर निकल जाओगे तो तुम जानते हो कि तुम्हें किससे निपटना होगा। एंग्री, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? गुआंग याओ ठंडी हंसी हंसे, इतने सालों से तुम मुझे दबाने के लिए सू परिवार का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन तुम यह मत भूलो कि अगर मैं नहीं होता तो सू परिवार को कभी ऐसा दर्जा नहीं मिलता। अब जब तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं तो मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह दूंगा। ये सुनकर सू यानमो डगमगा गई और भारी आवाज में बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? उसके साथ ही वह गुआंग याओ की ओर दौड़ी और उनके हाथों को जोर जोर से हिलाने लगी। साफ साफ बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? फेयरफुल फेस हथेलियों। गुआंग याओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हिलाए जाने के कारण लैन लियान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दर्द में अपना माथा पकड़ लिया। टायर्ड। ये देखकर हेलियन गुआंग याओ ने सू यानमो को आक्रामक तरीके से झटक दिया और ताना मारते हुए कहा, मैं और कितना साफ बताऊं? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है कि सू परिवार का क्या हाल है? प्रधानमंत्री के रूप में तुम्हारे पिता का पद पहले ही जा चुका है, अब तुम किस बात का घमंड करोगी? डाउनवर्ड ट्रेंड, नो एंट्री साइन मुकुट। हेलियन गुआंग याओ। सू यानमो फर्श पर लेट गई, अपनी उंगलियों को अपनी मुट्ठियों में इतनी जोर से गड़ा लिया कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि खून निकल आया है। वह इतनी गुस्से में थी कि एक शब्द भी नहीं बोल सकी। पिशाच ज्वालामुखी। हेलियन वेई वेई ने तमाशे का भरपूर आनंद ले लिया था। खड़े होकर उसने अपनी पोशाक झाड़ी और अपने पीछे खड़े लोगों को निर्देश दिया, बीजों के छिलके उठा लेना, फर्श पर कूड़ा मत फैलाना। नेल पॉलिश 1। स्माइल।